लेसन 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट लेसन था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसके अंदर आपने पढ़ा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, मतलब प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड, है ना। तो अपन ने पढ़ा प्लांट्स आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो खुद अपना खाना बनाने के लिए सक्षम है और वो खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। और द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। ऑल द एनिमल्स, है ना। तो नेक्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स, इट मीन्स दे आर कंप्लीटली डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट और एनिमल, इट मीन्स दे शो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स के अंदर किस प्रकार का होगा, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और यहाँ पे सभी एनिमल्स अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, या तो प्लांट से या एनिमल से। तो प्लांट या एनिमल्स के द्वारा वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। पर अब अपन ये पढ़ेंगे कि वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन तो कर लेते हैं, पर उनका डाइजेशन किस प्रकार से होता है ना, वो असिमिलेशन किस प्रकार से करते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, असिमिलेशन की प्रोसेस क्या होगी, वो सभी इस लेसन के अंदर आएगा। और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एनिमल्स जो होते हैं वो किस प्रकार न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, मतलब खाना तो वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं, पर जो मेथड वो अपनाते हैं वो अलग अलग हो सकती है। उनको हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अपन फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, है ना। आप किस प्रकार से खाना प्राप्त करते हैं और उसका आपकी बॉडी में यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होता है वो इंक्लूडेड है। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अब कितने प्रकार से वो फूड को टेक कर सकते हैं, देयर आर कॉल्ड डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखो वेरियस एनिमल्स, आपके चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, है ना। वो सभी एनिमल्स जो खाना प्राप्त करते हैं प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं वो ठीक है, पर उनके ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि वो किस प्रकार से उस फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, अपन है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट्स को या फूड का इंजेक्शन करते हैं माउथ के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे, माउथ के द्वारा, और डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और फिर अपने को ऑब्टेन एनर्जी मिल जाती है। डाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के इनसाइड होगा और आपको एनर्जी मिल जाएगी। पर सभी क्या इसी प्रकार से अपना खाना प्राप्त करते हैं, नहीं, अलग अलग तरह से अलग अलग वो अलग करते हैं। जैसे आप लेते बटरफ्लाई, है ना, हनी बी, ये क्या करते हैं, दे विल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम नेक्टर, है ना। नेक्टर सक करते हैं, मतलब वो अलग अलग फूलों पर जाके बैठेंगे और वहां पे जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, वही उनका फूड है। तो उनका फूड कहाँ से मिलता है, फ्लावर के जूस से, जिसको अपन नेक्टर कहते हैं। तो इनका ऑब्टेन करने का तरीका अलग है। ऐसे अलग अलग एनिमल्स का ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे छोटे एनिमल्स जो ह्यूमंस होते हैं वो अपन क्या कर सकते हैं, मिल्क, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मदर का मिल्क जो होता है, छोटे बच्चे उस समय मदर के मिल्क से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं और बाद में वो खुद ही दूसरों से ऑब्टेन करते हैं। कुछ चीनी आपको यहाँ पे काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग दे रखे हैं। पहला एक अमेजिंग फैक्ट देखो, पेज नंबर 12 पे दे रखा है, वो स्टार फिश के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, स्टार फिश के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए। ये क्या करती है, अपने स्टोमक को बाहर निकाल सकती है ना। स्टोमक को बाहर निकालेगी, फूड को कैप्चर करेगी और फिर स्टोमक को वापस अंदर ले लेगी। तो ऐसा बहुत कम एनिमल्स करते हैं। जो अमेजिंग फैक्ट है उसके अंदर आपको देखो, स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल covered by hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. तो ये स्टोमक को पॉप आउट कर देती है, बाहर निकाल सकती है, आउट निकालेगी और फूड को कैप्चर करेगी और फूड को कैप्चर करने के बाद स्टोमक को वापस अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी, है ना। तो ये एक तरह से उसका
अडाप्टेशन से वो इस प्रकार से अपना खाना को क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स हैं और अलग अलग टाइप हो सकती है उनके कि वो किस प्रकार से फूड को ऑब्टेन करते हैं। उसमें अपने को ज़्यादा डिटेल की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ जाते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको आना चाहिए, है ना। तो डाइजेशन किस प्रकार से होता है ह्यूमंस में। है क्या हाँ बोलो। सर? ये हमको फ्रेंड एक चीज सुन लो तुम, एक बार सुन लो तुम, जो मैं तुमको कहता हूँ वो सुन लो, फिर बाद में एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गया। बक्कल कैविटी और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, these are the parts which will combinedly forms the alimentary canal or digestive tract of your human beings, है ना। तो ह्यूमन बींग्स की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बनाने वाले ऑर्गन्स ये हैं, जिनका फिगर आपको दे रखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर आपके फिगर पॉइंट 2.2 बुक के अंदर दे रखा है। वहां पे आपका बक्कल कैविटी, फिर ओइसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो इस प्रकार का फिगर भी आप बना सकते हैं। ये आपका बक्कल कैविटी और ओइसोफेगस है, और यहाँ से आपका जेड आकार का जो ऑर्गन है वो आपका क्या है, स्टोमक है। और स्टोमक के बाद क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, और उसके पहले यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो एनस के अंदर ओपन होता है, रेक्टम, और ये एनस, और यहाँ का जो पार्ट है जो बीच में होंगे वो क्या होंगे आपके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कोइल्ड होता है ना। तो ये आपकी बक्कल कैविटी है, ये ओइसोफेगस है। ठीक है, तो ओइसोफेगस के बाद ये स्टोमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, कोल्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, और ये लास्ट पार्ट जो है वो आपका एनस सिस्टम पूरा का पूरा होता है, जिसका फिगर आपकी बुक में बना रखा है पूरा का पूरा, है ना। तो बक्कल कैविटी और इसोफेगस, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा है आपका बक्कल कैविटी और इसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, और इन सभी से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है। अब अपन वन बाय वन ले लेते हैं, बक्कल कैविटी का क्या कार्य है, क्या फंक्शन करती है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसके अंदर, ओइसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, स्टमक का क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, इनका फंक्शंस क्या है, और आपकी बॉडी में डाइजेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट आएगा आपका ऑर्गन दैट इज बक्कल कैविटी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आएगा वो आपका बक्कल कैविटी, माउथ और फर्स्ट ऑर्गन।
माउथ और बकल कैविटी। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो माउथ होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? माउथ के अंदर आपके 3 ऑर्गन्स हैं। पहला टीथ होता है, सेकंड टंग होती है और थर्ड स्लाइवरी ग्लैंड होती है। सबके अलग अलग फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। टीथ क्या होता है, टीथ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टंग का क्या फंक्शंस है और स्लाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो टीथ जो होते हैं आपकी बॉडी में लगभग इनके अंदर 2 टाइप दी जा सकती है। एक तो होता है टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, मिल्क टीथ, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। तो जब आप छोटे हैं, तो जब 7-8 साल की उम्र से पेट आपके आते हैं दैट आर कॉल्ड मिल्क टीथ, वो दूध के दांत चलाते हैं और उनकी संख्या कम होती है। मिल्क टीथ आपकी स्मॉलर एज जब होती है, जब आप 0 से लेकर 6 से 7 साल तक के होते हैं, 7-8 साल तक के होते हैं, वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। तो मिल्क 20 होते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं उनकी होते हैं। मिल्क टीथ आपके 8 साल के बाद जो टीथ आएंगे और फिर टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो वापस प्रकार के होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको अपन कहते हैं, है ना, आएगा इंसिजर, कैनाइन, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, ये आपके टाइप के टीथ हैं जो परमानेंट होते हैं और इनकी काउंट होती है एक जबड़े में 4, 2, 4 और 6 1 जा। एक जो जबड़ा होता है नीचे के अंदर 16 टीथ होते हैं, काउंट कितनी होगी है 16 1 जबड़े में, और ऊपर वाले जबड़े में भी बराबर बराबर होंगे जो वापस होते हुए 4 to 4 6, यहाँ पे भी आपके 4 to 4 6 आएंगे। और तो सेकंड नेक्स्ट जा जो होता है सेकंड जा, उसके अंदर भी 4 2 होते हैं और 16 प्लस 16 टोटल टीथ कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं। ठीक है ना, तो मिल्क टीथ जो 20 होते हैं। परमानेंट टीथ आपके इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार 4 प्रकार के हैं। इंसिजर एक जा में, जो नीचे वाला मानो या ऊपर वाला जा मानो, टीथ की संख्या दोनों ही जा में सिमिलर होती है, 16 होती है। तो इंसिजर काउंट में कितने होते हैं 4, कैनाइन कितने होते हैं 2, प्रीमोलार कितने होते हैं 4 और मोलार कितने होते हैं 6, और ये होते हैं आपके एक जा में 16, अपर जा में भी होते हैं 16 और एस टोटल काउंट में 32 होते हैं। इट मीन्स द टीथ, द टोटल काउंट ऑफ द परमानेंट टीथ इन योर बॉडी in our mouth is 32, 16 in lower jaw and 16 in upper jaw and total count is 32। इंसिजर और कैनाइन जो होता है इसका कटिंग का काम है, जनरली कटिंग एंड चीविंग। प्रीमोलर का काम चीविंग का है, केवल जो आप फूड को चबाते हैं वो काम चीविंग किसके द्वारा होता है, प्रीमोलर के द्वारा या मोलर के द्वारा होता है। और कटिंग और बाइंडिंग जो होता है, कटिंग का काम जो है वो आपका इंसिजर या कैनाइन करता है, चीविंग का काम करता है। जो खाना आप चबाते हैं वो इसके द्वारा होता है, प्रीमोलर और मोलार के द्वारा। और जो अपन काटते हैं, किसी भी चीज को काटना होता है तो आप इंसिजर और कैनाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये टीथ हो गए। फिर है आपकी टंग। टंग काउंट में एक टंग होती है, सिंगल टंग। ठीक है, वो इस प्रकार की शेप की हो सकती है और यहाँ पे इस पे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड, और इनकी सहायता से आप टेस्ट को पता कर सकते हैं। किसी भी फूड का टेस्ट अगर आपको पता करना है तो द टंग विल हेल्प टू फाइंड द टेस्ट ऑफ एनी फूड मटेरियल, बिकॉज द टेस्ट बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग विल हेल्प टू गेट द टेस्ट ऑफ द फूड। जो आपके टेस्ट
बड प्रेजेंट है टंग के ऊपर, उनकी सहायता से आप किसी भी फूड का टेस्ट याद कर सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए आपको टेस्ट केवल ये टेस्ट बड ही बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे मीठा, चरका, खारा जो भी आपको टेस्ट लगेगा वो इन टेस्ट बड की वजह से होता है। और तो ये फर्स्ट फंक्शन है कि आपको टंग क्या बताती है, टेस्ट बताती है फूड का कि टेस्ट क्या होगा, और वो किसकी वजह से बताती है, इस टंग की वजह से बताती है, जो टेस्ट बड उनके ऊपर होते हैं उनकी वजह से। दूसरा ये क्या करता है, इट मिक्स द फूड विथ saliva, इट मिक्स द फूड विथ saliva। देखो saliva के साथ ये फूड को क्या कर देती है, मिक्स कर देती है और उस फूड को सॉफ्ट बनाती है ना, ताकि वो इजी वे में ओइसोफेगस के अंदर पास हो सके। सॉफ्ट और, है ना, लसलसा बना देती है और सॉफ्ट बना देती है, ताकि ओइसोफेगस में जब फूड एंटर हो इसके बाद माउथ से, तो ओइसोफेगस में कहीं कोई स्क्रैच नहीं आए या कहीं कोई नुकसान नहीं हो। तो उससे पहले आपके इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाने का काम ये टंग करती है और स्लाइवा की वजह से करती है। स्लाइवा जिसको अपन लार कहते हैं, तो आपके मुंह में होती है और ये पूरी की पूरी टंग उस स्लाइवा के साथ फूड को क्या कर देती है, मिक्स कर देती है। तीसरा फंक्शन जो है टंग का वो क्या है, इट पुट्स द फूड इनटू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के अंदर ये फूड को क्या करती है, पुश करने का काम भी करती है ना। तो जब आप खाना पूरी तरह से टीथ आपके चबा लेंगे और पूरा खाना चब जाने के बाद आपका जो टंग होती है वो टंग फूड को पुश करती है कि वो फूड कहाँ ट्रांसफर हो जाए, ओइसोफेगस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो वहां से फूड को ओइसोफेगस में पहुंचाने का काम कौन करता है, आपकी टंग करती है। तो टंग के तीन काम हो गए। फर्स्ट आपका टेस्ट, है ना, टेस्ट बड की वजह से आप टेस्ट पता लग कर सकते हैं। दूसरा, ये फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करती है और वो इतना सॉफ्ट हो जाता है ताकि वो इसोफेगस में बिना किसी हार्म के पास हो सके। और तीसरा, जो टंग होती है वो फूड को इसोफेगस के अंदर धक्का देकर पास कर देती है ना। तो इस प्रकार से टंग के कार्य हो गए। स्लाइविक ग्लैंड नंबर में 2 होती है और ये जो एंजाइम सिक्रेट करती है वो एंजाइम कौन सा है, सलाइवा स्लाइवरी अमाइलेस, है ना, अमाइलेस, और इसको टाइलिन या टाइलिन, स्लाइवरी अमाइलेस या टाइलिन दोनों एक ही नाम है और ये स्लाइविक ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो एंजाइम एक इधर और एक इधर, कितनी होती है, 2। और ये जो एंजाइम सिक्रेट करती है वो कौन सा होता है, अमाइलेस और टाइलिन। और इस एंजाइम का क्या काम है, ये स्टार्च को माल्टोज में प्रोसेस कर देता है। यहाँ पे अमाइलेस आ जाएगा, अमाइलेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। तो इट मीन स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, या यूं कहें कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने के काम मटेरियल स्लाइवा का फंक्शन है ना। तो स्लाइवा और इसका एक काम तो यह है, क्या करती है, डाइजेस्ट करने का काम करती है ना। तो स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदल देती है या कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में बदल देती है, ऐसा कह सकते हैं। तो स्लाइविक ग्लैंड का मेजर फंक्शन ये है कि वो स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करती है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके स्लाइविक ग्लैंड से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, तो स्टार्च जो होता है वो माल्टोज से बदल जाता है। और दूसरा फंक्शन जो है, ये स्लाइवा क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होकर उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है, ताकि वो ओइसोफेगस में जब पास हो तो बिल्कुल भी वहाँ पे ओइसोफेगस को कोई नुकसान नहीं हो। ये आपकी बकल कैविटी है। फर्स्ट आपका बकल कैविटी कंप्लीट हो चुका है और ये तीनों बकल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और इनके फंक्शंस अपन ने देख लिए क्या क्या ये काम करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन जो आपका बकल कैविटी का है वो है आपका ओइसोफेगस।
सेकंड बी जो आपका है वो ओइसोफेगस, देखो ओइसोफेगस का वैसे कोई मेजर फंक्शन नहीं है, इट कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, है ना। ये फूड को कहां से, माउथ से कहां पहुंचा देता है, स्टोमक के अंदर पहुंचा देता है, ये काम है इसका। और यहाँ पे स्टोमक के इस ओइसोफेगस के अंदर मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ना, मतलब परसिस्टल जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से मसल्स का वो फूड को धक्का देती है, किस तरफ, आगे की तरफ, और इस प्रकार से माउथ से फूड को कहाँ कैरी करती है, स्टोमक की तरफ कैरी करती है और स्टोमक के अंदर ले जाती है। तो ओइसोफेगस एक इलोंगेटेड ट्यूब है और वो माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करती है और फूड को माउथ से कहाँ ले जाएगी, स्टोमक के अंदर ले जाएगी, है ना। तो ओइसोफेगस हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, तो फूड के कैरी करती है कहां से, माउथ से आपके स्टोमक तक, ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं पेज नंबर 15 पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फूड पाइप के लिए। पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग। तो जब आप वोमिटिंग करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फूड मूव क्यों करता है, तो उसका रीजन ये है कि उस समय स्टोमक का प्रेशर लगता है हवा की वजह से, है ना। तो प्रेशर की वजह से वो फूड में आपके उल्टी डायरेक्शन में मूव करता है, अदरवाइज ये उल्टी डायरेक्शन में आपका फूड मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टोमक। जो सी आपका ऑर्गन है दैट इज स्टोमक। स्टोमक जे शेप का होता है और वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, सबसे चौड़ा भाग जो है ना, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज स्टोमक। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो आपका स्टोमक होता है ना। तो और जे शेप का होता है। स्टोमक के वॉल के अंदर इसकी जो वॉल होती है उस वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो 3 प्रकार का सिक्रेशन सिक्रेट करती है, है ना। तो उनमें कौन कौन सी चीजें सिक्रेट करती है, ये 3 चीजें सिक्रेट करती है। फर्स्ट ये सिक्रेट करती है HCl, सेकंड ये सिक्रेट करती है पेप्सिन, और थर्ड चीज ये जो सिक्रेट करती है वो है आपका मुकस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना। द स्टमक वाल हैव द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक वाल में होती है और वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट जो होती है वो सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl का सिक्रेशन करती है, पेप्सिन का सिक्रेशन करती है और मुकस का सिक्रेशन करती है। उन तीनों के फंक्शंस भी आपको आने चाहिए। HCl जो होता है उसका मेजर फंक्शन है, ये क्या करता है, इट किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अगर आपके फूड में कहीं पे भी कोई भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं तो ये HCl उसको परफेक्ट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके किल कर देता है ना। तो स्टोमक में आपका जो मीडियम रहेगा वो कौन सा मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम। यहाँ पर परफेक्ट एसिडिक मीडियम होता है और वो किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से, जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, या HCl। तो इसकी वजह से स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो HCl का है वो क्या है कि ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं फूड के साथ उनको किल करने का काम करता है। दूसरा, इट एक्टिवेट द पेप्सिन हार्मोन। ये जो पेप्सिन हार्मोन है या एंजाइम है इसको एक्टिवेट करने का काम भी HCl का है। तो ये 2 फंक्शन है जो HCl परफॉर्म करता है। ये इसका क्या काम है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेशन का काम है। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन डाइजेशन करता है, मतलब आप जो प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन हार्मोन करता है। तो पेप्सिन का काम है इट डाइजेस्ट द प्रोटीन। और मुकस का क्या काम है, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर,
of stomach to protect it from action of HCl and pepsin enzyme. है ना? तो ये क्या करती है, मुकस जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर है स्टोमक की। स्टोमक के अंदर एक पूरी प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाती है और इसको प्रोटेक्ट करती है किससे, एक्शन ऑफ HCl से। अगर HCl कोरोजन नेचर का होता है और कोरोजन नेचर की वजह से वो HCl क्या कर सकता है, स्टोमक को नुकसान पहुंचा सकता है ना? तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है मुकस उसको, ताकि HCl, मुकस की लेयर परमेबल नहीं है HCl के लिए, तो स्टोमक जो है वो HCl से बिल्कुल बचा हुआ रहेगा। क्योंकि अगर HCl, अगर मुकस लेयर नहीं होती है तो स्टोमक की वॉल जो होती है वो कहीं कहीं जल जाती है। और अल्सर जो एसिडिटी होती है वो इसी वजह से होती है कि अगर आपकी मुकस लेयर हट जाती है और HCl आपकी बॉडी में अगर ज्यादा बनता है तो वहां पे घाव हो जाएंगे और उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। तो अल्सर सिचुएशन किसकी वजह से होती है, मुकस की लेयरिंग अगर वहां से टूट जाती है और वो प्रोटेक्टिव लेयरें अगर हट तो वहां पे छाले हो जाएंगे और वो आपकी अल्सर कहलाती है। तो ये प्रोटेक्ट करती है आपके स्टोमक को। दूसरा, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, जो स्टोमक की जो वाल है वो प्रोटीन से बनी हुई है और उसको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये पेप्सिन एंजाइम स्टोमक की वाल को भी डाइजेस्ट कर देगा, मतलब स्टोमक खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसको डाइजेशन से के लिए उसके ऊपर लेयर होती है जो उसको पेप्सिन एंजाइम के वर्क से भी बचाती है, ताकि वो पेप्सिन एंजाइम फूड पे तो वर्क करेगा, उसका तो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, पर आपका जो स्टोमक है उसके अंदर जो प्रोटीन है मसल्स वाल के, स्टोमक वाल के अंदर, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये मुकस लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्टोमक का फंक्शंस है। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन, वैसे कोई डाइजेशन स्टोमक के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, सभी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होते हैं और ये पेप्सिन भी ट्रांसफर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहीं पे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, वो आपका स्टोमक के बाद कौन आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। डी पार्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लगभग 7 से 8 मीटर लंबा होता है ना? कितना मीटर लंबा होता है, 7 से 8 मीटर लॉन्ग होता है ना? और सबसे इसीलिए लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे लंबा पार्ट है ना? तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा था, स्टोमक, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है? और ये करीब करीब 7 से 8 मीटर लंबा होता है और ये कोइल्ड होता है ना? तो जब आप कहेंगे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अगर 7 से 8 मीटर लंबा है तो आपका जो स्टोमक का एरिया है या स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है आपके पे वो छोटा सा है, तो उसके अंदर 7-8 मीटर, क्योंकि 7-8 अपन ही नहीं है, का रीजन ये है कि ये कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपन मानते हैं ना, पानी की नली होती है ना, पानी की नली कितनी भी लंबी हो पर अगर आप उसको कोइल्ड स्ट्रक्चर कर देते हैं, बिल्कुल गोल गोल घेरों में कोइल्ड कर देते हैं तो वो छोटी सी बन जाती है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी काफी लंबा होने के बावजूद भी कोइल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से थोड़े से स्पेस में कन्फाइंड रह सकता है। ये डाइजेशन साइड भी, यहाँ पे आपके डाइजेशन होगा, हर डाइजेशन साइड भी है और आपके कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होने के लिए ग्लैंड्स के जो है, जो इसमें एंजाइम सिक्रेट करती है, वो सारी ग्लैंड्स आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ग्लैंड जो है जो इसके अंदर एंजाइम्स को सिक्रेट करती है, दैट इज लीवर।
फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर, जो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है आपकी बॉडी की, और ये जो सिक्रेट करती है वो है बाइल जूस। क्या सिक्रेट करती है ये? बाइल जूस, जिसका पीएच 4 अल्कलाइन होता है, और इसकी वजह से यहां जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम होगा वो कौन सा मीडियम होगा? बेसिक मीडियम होगा, अल्कलाइन मीडियम होगा, है ना। यहाँ पे एसिडिक मीडियम नहीं रहा। एसिडिक मीडियम किसमें है? स्टोमक में, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम रहेगा, है ना। तो क्योंकि इस बाइल जूस की वजह से, बाइल जूस का पीएच बेसिक होता है, और ये फूड को, HCl को क्या कर लेता है? ये न्यूट्रलाइज कर देगा। HCl को न्यूट्रलाइज करके पूरे फूड का पीएच 7.4 जाता है। ऐसा क्यों जरूरी है कि आपको? तो ये बाइल जूस क्या करता है? जो आपके बाइल जूस निकलेगा ये स्टोर रहता है थोड़े टाइम के लिए। कहाँ पे? गाल ब्लाडर के अंदर। गाल ब्लाडर लीवर का ही पार्ट है, और उसके अंदर ये थोड़े समय के लिए स्टोर्ड रहता है। और इसका मेजर फंक्शन जो है, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का जो डाइजेशन होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ना। किस प्रकार से हेल्प करता है? ये ज्यादा बड़े फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, और इस प्रकार से ये हेल्प करता है। तो जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, उन लार्ज फैट मॉलिक्यूल को ये किस में तोड़ देता है? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इमल्सिफिकेशन। मतलब ये पहली टाइप के में क्या करता है? हेल्प करता है किसके डाइजेशन में? फैट में। दूसरा इसका जो फंक्शन है, इट मैक्स मीडियम बेसिक। अब आप कहोगे बेसिक करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस बेसिक मीडियम में ही सभी एंजाइम वर्क करते हैं। वर्क इन बेसिक मीडियम ओनली। बेसिक मीडियम के अलावा तो एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क ही नहीं करते हैं, तो आपको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना जरूरी है, और वही इस बाइल जूस का काम है। तो जितना भी HCl स्टोमक से आएगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद उस फूड का मीडियम क्या हो जाएगा? बेसिक। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करते हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो केवल बेसिक मीडियम में ही वर्क करते हैं, है ना। तो अगर आप बेसिक मीडियम देंगे ही नहीं तो एसिडिक मीडियम में काम ही नहीं करते हैं। तो काम नहीं करेंगे तो आपका फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो फूड के डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि जो HCl स्टोमक से आए उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और मीडियम क्या कर दिया जाए? बेसिक। और वो काम कौन करता है? आपका बाइल जूस करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है लीवर का, और ये बेसिक मीडियम लीवर की वजह से ही होता है। नेक्स्ट जो आपकी ग्लैंड है दूसरी, दैट इज पेंक्रियास। पेंक्रियास लीफ शेप की होती है, जैसे अपनी लीफ होती है ना प्लांट्स की, उसकी तरह की शेप की ग्लैंड होती है, जिसको अपन पेंक्रियास कहते हैं। और पेंक्रियास का मेजर फंक्शन क्या है? पेंक्रियास जो होता है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। यह क्या सिक्रेट करता है? पेंक्रियास पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और पेंक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? एंजाइम्स, जो अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो होता है आपका ट्रिप्सिन। सेकंड जो एंजाइम है इसके अंदर लाइपेस, है ना। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तीन प्रकार के एंजाइम्स हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे आते हैं पर आपके फूड के डाइजेशन के लिए ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। और प्रोटीन के डाइजेशन से बनेगा क्या? अमीनो एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे लास्ट प्रोडक्ट? अमीनो
एसिड, है ना। तो ट्रिप्सिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेंक्रियास एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो है आपका अमीनो एसिड। तो ट्रिप्सिन किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे। डाइजेशन किसका करेगा? प्रोटीन का। और अल्टीमेट प्रोडक्ट जो डाइजेशन से बनेगा वो आपका क्या होगा? अमीनो एसिड। तो लास्ट में आपका अमीनो एसिड बन जाएगा। लाइपेज जो होता है इट डाइजेस्ट फैट, फैट डाइजेशन करता है ना। और फैट डाइजेशन के द्वारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेंगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट का डाइजेशन किसने किया? लाइपेज ने। इस बाइल जूस ने केवल फैट के डाइजेशन में हेल्प की है, फैट का डाइजेशन नहीं करता है, ये केवल लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ता है और उस प्रोसेस इमल्सिफिकेशन कहलाती है। तो बाइल जूस डू नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फैट। द फैट डाइजेशन इज गेट कंप्लीटेड बाय द हार्मोन लाइपेज दैट इज सिक्रेटेड बाय द पेंक्रियास, है ना। तो लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन कंप्लीट करता है और फैट का जो डाइजेशन होने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। तो ये डाइजेस्ट किसको करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो जो लास्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ग्लूकोज। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो आपकी ग्लूकोज है। तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपकी मसल्स को बनाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स होते हैं उसको बनाते हैं। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ये ग्लूकोज दोनों आपकी बॉडी को क्या देंगे? एनर्जी देंगे। किस रूप में? एटीपी के रूप में, है ना। तो एनर्जी जो मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी? फैट और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। और इसीलिए ये एनर्जी गिविंग फूड है। और प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग फूड है। और इस प्रोटीन की वजह से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे और वापस आपकी मसल्स बनेगी। तो ये आपका डाइजेशन है। और तीसरी जो ग्लैंड्स होती है जो स्टोमक के अंदर होती है वो होती है स्टोमक की वाल के अंदर ही, जिनको अपन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं या इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो भी सिक्रेट होता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो थर्ड जो यहाँ पे आएगा वो है इंटेस्टाइनल जूस। तीसरी जो चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वो होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके द्वारा सिक्रेट होता है। और ये तीनों का डाइजेशन करता है। ये प्रोटीन का डाइजेशन भी करता है, फैट का डाइजेशन भी करता है और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी करता है। इन तीनों का डाइजेशन कंप्लीट इंटेस्टाइनल जूस करता है। मतलब जो बाकी के बच जाएंगे उन एंजाइम्स के एक्ट की वजह से होने के बावजूद भी अगर कोई प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए बच जाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो उनके ऊपर इंटेस्टाइनल जूस वर्क करेगा और प्रोटीन को अल्टीमेट किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड में। ठीक है। फैट को किस में तोड़ेगा? फैटी एसिड और और कार्बोहाइड्रेट को जनरली किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में। ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो कंप्लीट डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन इज आल्सो डन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके लिए कुछ अडाप्टेशंस जो होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इज डन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरा का पूरा डाइजेशन होने के बाद कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये जो इनर वॉल होती है इस इनर वॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक
प्रोजेक्शंस होते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? विली कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनर, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट आर कॉल्ड विलीज, उनको अपन क्या कहते हैं? विलीज कहते हैं। और ये विलीज क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और यहां पे होगी ब्लड वेजल्स, इधर यहां पे ये है ब्लड वेजल्स है। और इन ब्लड वेजल्स में जब यहां से जितने भी ऑर्गेनिज्म ये ऑब्टेन होंगे तो ये धीरे धीरे किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? इस ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी ट्रांसफर हो जाएगा, फैटी एसिड और वो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, और अमीनो एसिड भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो विलीज के द्वारा ये सभी फूड का जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं डाइजेशन के द्वारा, वो सभी प्रोडक्ट इस ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और ब्लड वेजल्स उसको पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देती है। तो जो जहां चाहिए वो वहां पहुंच जाएंगे। ग्लूकोज अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा और आपको एनर्जी मिल जाएगी। प्रोटीन अगर राइबोसोम्स में जाएंगे, है ना, अमीनो एसिड्स, तो वहां पे राइबोसोम्स उनसे प्रोटीन बना देंगे जो मसल्स बनाएंगे। तो जहां नीड है वहां पे ये ब्लड उनको पहुंचा देगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। इस एब्जॉर्प्शन के लिए इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होता क्या है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होता। दिनेश जी के पास, है ना। और फिर लेंथ, लेंथ भी इतनी ज्यादा है, वो भी हेल्प करती है कि यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाए। अगर इतनी लेंथ नहीं होती तब आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होने में दिक्कत आती है। पर स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए बहुत ज्यादा लेंथी होता है। अगर आपको ये पूछा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लेंथी क्यों होता है, तो उसका रीजन ही यही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन को 100% करने के लिए कि ऐसा नहीं हो कि कुछ सब्सटेंस बिना एब्जॉर्ब अगली स्टेज में चला जाए, तो 100% एब्जॉर्प्शन को अश्योर करने के लिए आपकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। और लेंथ होने के बावजूद भी आपकी इनर वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में चेंज हो जाती है, जिनको विलीज कहते हैं। और वो सरफेस एरिया को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। और वो दोनों मिलकर ये एश्योर करते हैं कि सारे डाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है, जो स्मॉलेस्ट फूड बने हैं, वो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है दो बचे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट, इसके बाद आपका क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कम है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर इन लेंथ। तो फिर इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 7 से 8 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी है? केवल 1.5 मीटर। लंबा कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर भी इसको लार्ज नहीं कह के इसको लार्ज क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन यह है कि ये नाम आपके लेंथ पे नहीं दे रखे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ब्रॉड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो नैरो होता है, नैरो ट्यूब है ये, और ये ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ाई में ज्यादा होता है। और ब्रॉडनेस की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्रॉडनेस लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। और चूंकि ये चौड़ाई में ज्यादा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ना कि लेंथ की वजह से, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि लार्ज, इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अगर 1.5 मीटर है उसके बावजूद इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? तो क्यों? क्योंकि इसकी ब्रॉडनेस स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है और ब्रॉडनेस की वजह से ही इसको लार्ज इंटेस्टाइन माना जाता है या लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसका जो फंक्शन है वो केवल एक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। क्या करता है ये? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है इसमें, अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर क्या होगा?
store the undigested food for short time. कुछ समय के लिए जो आपका देखो यहां से जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होगा तो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पर रेक्टम में कुछ समय के लिए फूड स्टोर रह सकता है ना। तो यहाँ पे कुछ समय तक के लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड आता रहता है वो धीरे धीरे स्टोर होता रहता है, और जब एक लिमिट से क्रॉस हो जाए तो वो फूड जो होगा वो कहां से निकाल दिया जाएगा, एनस से आउट, है ना, रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है बॉडी से। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर अपन ने सारे पार्ट्स पढ़ लिए। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बक्कल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे पार्ट्स हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाती है। कुछ चीजें आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में और जाननी चाहिए, वो पता होनी चाहिए। ह्यूमन शो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में वो होलोजोइक टाइप का होता है। हेटरोट्रोपिक तो है ही है, हेटरोट्रोपिक में टाइप है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं ह्यूमन बींग्स। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन और ये सारी प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है इंजेशन, फिर डाइजेशन। फर्स्ट जो है इंजेशन होता है इसके अंदर, सेकंड डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद असिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, असिमिलेशन मतलब उनका यूज होना। और लास्ट जो होगा वो असिमिलेशन के बाद इसका इजेशन। ये सारी स्टेप्स जिनके अंदर होती है उनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सारी स्टेप्स चूंकि कंप्लीट होती है इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको अपन होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे इंजेक्शन क्या होता है, मींस इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाना इंजेक्शन है। मतलब आप फूड को खाते हैं, ओरल फूड को आप मुंह के अंदर रख के चबा के ले लेते हैं, तो इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन इन सिंपल सब्सटेंसेस। फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो जाना डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन मींस उनको एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। असिमिलेशन का मतलब होता है उनको यूज कर लेना, और इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को अपन खाते हैं उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। फिर आपका डाइजेशन होगा जिसमें ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, ब्रेकडाउन इन जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वाला जो पूरा फूड सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। असिमिलेशन का मतलब होता है जो सब्सटेंस आपने एब्जॉर्ब किया उसका आपकी बॉडी में यूज हो जाना, और इजेशन का मतलब होता है डाइजेशन होने के बाद जो सब्सटेंस अनडाइजेस्टेड रह गए हैं उनको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाना। ठीक है, लेसन सेकंड, कुछ टॉपिक्स बच रहे थे उसके। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ा। ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, फूड का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब अपन कुछ एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ह्यूमन बींग से अलग होता है, क्योंकि उनका फूड भी अलग है। अपन प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं पर डायरेक्ट उनको रॉ ईट नहीं कर जाते हैं, और वो घास को खाते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोस होता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, और उनकी वजह से उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अपने से डिफरेंट होता है, और उनके जो सिस्टम है डाइजेस्टिव का वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से ह्यूमन बींग से डिफरेंट है, उनमें कौन कौन सा ऑर्गन एक्स्ट्रा होते हैं, और उनकी डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर फिगर आपको दे रखा है, फिगर 2.9। देखो, माउथ है, ओइसोफेगस भी है, रूमन जो है वो स्टेप अलग से है, स्मॉल स्टोमक उसी के अंदर भी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा, केइकम होगा और एनस होगा। तो दो ऑर्गन जो वो एक्स्ट्रा है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में है, एक तो रूमन और दूसरा केइकम, और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो सेम है। तो अपन इनको वन बाय वन लिख लेते हैं। फर्स्ट आपका माउथ, सिंपल, जैसे ये किसके अंदर दे रखा है, काऊ के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट आपका माउथ है, माउथ के बाद सेकंड क्या है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद जो आपके ह्यूमन बींग्स में स्टोमक आ जाता है, और इन एनिमल्स में पहले रूमन आएगा, रूमेन, है ना। तो यहाँ पे रूमेन आएगा, फिर स्टोमक आएगा, और स्टोमक के बाद यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और केइकम। स्टोमक आ जाएगा, स्टोमक के बाद केइकम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, केइकम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन लास्ट एनस। ये इसके ऑर्गन है जो इन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो घास को खाते हैं। इनके अंदर इनकी जरूरत इसलिए होती है रूमन्स की और केइकम की, क्योंकि इनका फूड जो है ह्यूमन बींग से डिफरेंट है, और इनका रोल भी जो है वो डिफरेंट है ना। तो अपन इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। माउथ का वो का वही है, माउथ के अंदर टीथ होंगे, और इनका काम उसको च्यू करना है, चबाना है। फूड जो है खाते हैं उसको च्यू करने का काम इसका माउथ का है। तो माउथ के अंदर ग्रास ये खाएंगे तो ज्यादा ये चबाते नहीं है, थोड़ा सा उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ देते हैं, है ना, स्मॉल। पर बिल्कुल बारीक, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स पूरे फूड को बिल्कुल बारीक बारीक पीस में तोड़ देते हैं टीथ में, वैसा ये एनिमल नहीं करते हैं। जनरली ज्यादा बड़े बड़े पीस के अंदर ही उसको तोड़कर वो जल्दी से उसको क्या करते हैं, निकल जाते हैं। जबकि अपन पूरी तरह से खाने को पचाते चबाते हैं, चबाने के बाद आप उसको गले में उतारते हैं, नीचे स्टोमक में भेजते हैं, पर ये जनरली ऐसा नहीं करते हैं, है ना। छोटे से थोड़े बड़े बड़े पीस में ही है जनरली, ये फर्स्ट फर्स्ट खा के थोड़ा थोड़ा चबा के उसको कहाँ भेज देते हैं, रूमन के अंदर भेज देते हैं। तो ओइसोफेगस तो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, किसको, खाने को यहाँ माउथ से कहाँ लाएगी, रूमन के अंदर, यहाँ पे। अब रूमन के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है, ये जो ग्रास होगी, फूड इनका क्या है, ग्रास इज स्टोर्ड। थोड़े समय के लिए यहाँ पे क्या हो जाती है, वो स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। फिर जब वो खाना खाती है, घास घास खाती है गाय, तो वो लगातार चरती रहती है, वो लगातार उस घास को यहाँ रूमन में इकट्ठा करती रहती है। तो रूमन वो उसका स्टोरेज हाउस है, उस समय उसको भोजन को पचाने की जरूरत नहीं है, उसको ज्यादा चबाने की भी जरूरत नहीं है, केवल उसको तोड़ लेती है, और बड़े बड़े पीस में भी उसको फटाफट फटाफट यहाँ रूमन में क्या कर लेती है, वो स्टोर कर लेती
है ना। और स्टोर करने के बाद रूमन में जब वो फ्री होती है, जैसे चढ़ने गई, चल के 2-3 घंटे जब भी उसको भूख लगती है तो उतना उसने घास खाई, और उसके बाद जब वो घर आ जाती है तो वो जब बैठ जाती है तो वापस वो इस फूड को रूमन से कहाँ लाएगी, माउथ के अंदर ट्रांसफर करेगी, और फिर ये इसको कंप्लीट टीथ के द्वारा च्यू करने का या पचा उसको चबाने का काम करती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं, है ना। तो रूमन के अंदर फूड ग्रास आ जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, और जब वो फ्री होगी शाम को तब रूमन से वापस वो फूड कहाँ आएगा, ग्रास माउथ में आएगी, और वो उस समय उसको चबाएगी। उसको हिंदी में अपन जुगाली करना कहते हैं, और इंग्लिश में ये प्रोसेस कहलाती है रूमिनेशन। एंड द एनिमल्स विच शो रूमिनेशन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो जो एनिमल रूमिनेशन शो करते हैं उनको आप रूमिनेंट्स कहते हैं, है ना। तो रूमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज अगेन बेक गो फ्रॉम रूमन टू माउथ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। और जो एनिमल रूमिनेशन शो करते हैं उनको आप रूमिनेंट्स कहते हैं। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रूमन में इकट्ठा होता है उसको अपन कर्ड कहते हैं। द फूड विच इज स्टोर्ड in the partially digested food that is stored in the rumen, that is called curd. $45 अब लगेंगे, ठीक है। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो रूमन में स्टोर हुआ उसको कट कहते हैं, और इसी कट को वापस माउथ में लाती है, उसको चीव करती है। जो प्रोसेस होगी वो रूमिनेशन कहलाती है, और इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, है ना। फिर स्टोमक के अंदर वही है, सेम प्रोसेस होगी, यहाँ पे डाइजेशन का वो स्टार्ट होगी प्रोसेस, है ना। और टेइकम जो है यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ होगा, केइकम के अंदर, केइकम के अंदर होगा। केइकम के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। Cellulose digesting bacteria are present in the caecum which digest the cellulose that is present in the grass, है ना। ग्रास के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसको इस केइकम के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस केइकम के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब अपन यूं माने अपन ह्यूमन बींग्स घास क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना तो रूमन होता है ना केइकम होता है। केइकम नहीं है तो आपके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज भी नहीं है आपके स्टोमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और चूंकि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कहीं पे भी सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप घास खा भी जाएंगे तो उसका डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। और एनिमल्स के अंदर ये जो हर्बिवोरस होते हैं उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द caecum पार्ट ऑफ देयर intestinal tracts which helps in the digestion of cellulose, so they can digest easily the cellulose, but the human beings cannot digest the cellulose due to the absence of cellulose digesting bacteria in their intestinal tract। समझ में आ गया। तो केइकम नहीं है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज भी अपने अंदर नहीं है, और अपन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे रूमिनेंट्स के अंदर केइकम का क्या काम है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, है ना, कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा। यहीं पे जो फूड बनेगा उसी का ये एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ पे फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा, और यहाँ से मूव आउट आउट निकाल दिया जाएगा। ये रूमिनेंट्स की प्रोसेस है, और ये उसकी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको पेज नंबर 18 पर। पहली वांट्स टू नो व्हाई these animals cannot chew food properly at the time they take it। तो वो पहले उसको क्यों नहीं चबाते हैं, क्योंकि वो रूमन में उसको इकट्ठा कर सकते हैं, और इसीलिए वो पहले इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उनका खाना ज्यादा होता है तो वो उस समय ज्यादा उसको चबा नहीं सकते हैं, और वो केवल उसको स्टोर कर लेते हैं। Bujo wants to know why we cannot digest cellulose like the cattle do। तो उसका रीजन बता दिया, क्योंकि आपके पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज नहीं है और इनके पास है, इसलिए ये घास को पचा सकते हैं पर अपन घास को डाइजेस्ट
नहीं कर सकते हैं। तो ये रूमिनेंट्स की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा अपना फीडिंग, अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस प्रकार से अपना डाइजेशन करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर के बाद भी इसकी नो फिक्स शेप, और इसकी कोई शेप भी फिक्स्ड नहीं होती है, इरेगुलर शेप का ये होता है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, इसकी शेप इसलिए फिक्स नहीं होती है कि जिस तरफ से फूड इसकी बॉडी में एंटर होता है उसी तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिनको अपन सूडोपोडिया कहते हैं। जैसे फूड पार्टिकल यहां से अपीयर होता है, इस तरफ से कोई फूड इसके अंदर मूव करता है, तो ये जो प्रोजेक्शंस है, ये प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये आउटवर्ड और इंक्रीज हो जाएंगे, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अपन क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। मतलब ये फूड को क्या करेंगे, इस प्रकार की शेप बनाएंगे। अब यहां से ये आ जाएंगे, और इसके बाद ये स्टेप आ जाएगी, ये न्यूक्लियस, और ये फूड यहां आ जाएगा। जो आपका फूड है उस फूड को यहां कैप्चर कर लेंगे इसके अंदर। ये आपका फूड आ गया यहाँ पे, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को सूडोपोडिया कहते हैं, दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया है। The finger-like projections which are formed by the amoeba to capture the food or help to move या locomote, that are called pseudopodia। तो pseudopodia दो काम करते हैं, एक तो फूड को कैप्चर करते हैं, है ना, और दूसरा काम है इसका हेल्प इन लोकोमोशन। दो काम है ना। पहला काम क्या है, फूड को कैप्चर करना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फूड को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरा काम है इसका हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। और ये दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के काम है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, पहला तो ये करेंगे, फूड को कैप्चर करने का काम करेंगे, और सेकंड ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर ये फूड पार्टिकल्स जब आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये फूड पार्टिकल कहाँ हो जाएगा, एंटर हो जाएगा अंदर की साइड में। तो ये आपका अमीबा है, और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल इनसाइड आ जाएगा, और इनसाइड आने के बाद इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो जाएंगे, और वो ऐसा बना लेंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से, और इसको अपन फूड वैक्यूल कहते हैं। ये क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल। और इन फूड वैक्यूल के अंदर जो भरे रहते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना। तो जब फूड अमीबा के अंदर एंटर होता है, तो उस अमीबा उस फूड के ऊपर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, और उसकी वजह से एक वैक्यूल निर्मित हो जाता है, और उसको अपन फूड वैक्यूल कहते हैं। और उस फूड वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, और उस फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। जो सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो सब्सटेंस न्यूट्रिटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के द्वारा आउट निकाल दिया जाता है।
बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस है उसकी फीडिंग की। इस प्रकार की वो फीडिंग करता है। डाइजेशन कैसे करता है? फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और डाइजेशन फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। फीडिंग किस प्रकार से होती है? तो सूडोपोडिया, जिस तरफ फूड होता है उस तरफ आउटग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, फिर वो यूनाइट हो जाते हैं और फूड को अंदर ले लेते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो फूड को कैप्चर करते हैं उनको अपन सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये फूड को कैप्चर भी करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। और जब फूड अंदर आ जाता है तो उसके चारों तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा जो वैक्यूल बनेगा उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद जो भी सब्सटेंस बनते हैं उनको अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचते हैं वेस्ट, उनको वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस है जो आपकी फीडिंग एंड डाइजेशन प्रोसेस है अमीबा के अंदर, है ना। समरी आप पढ़ सकते हैं। लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर अपन एक बाय वन कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो कितनी इंजेशन, डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप हैं। ये पांचों स्टेप इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये आपको बता दिया। लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? लीवर, तो वो आपकी लीवर है। द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट्स ऑन द फूड। और इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूस को भी ऐड करता है, सिक्रेट करता है, तो वो उसका आंसर है। अगला है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। तो वो क्या है? विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। कहाँ डाइजेस्ट करेगा? फूड वैक्यूल के अंदर करेगा। ट्रू और फॉल्स है? डाइजेशन ऑफ स्टोमक स्टार्च स्टार्ट इन स्टोमक। फॉल्स है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद फ्लाइवा, तो यस। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल, ये भी ट्रू है। द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time, ये भी सही है ना। टिक मार्क फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, कहाँ डाइजेस्ट होगा फैट का? कंप्लीट इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। मेज्ड आइटम है, तो फूड कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड और फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म शुगर, प्रोटीन का अमीनो एसिड और फैट का आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विलीज। तो अपन ने बनाया द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विल। क्या फंक्शन है? तो लोकेशन, उनका लोकेशन क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फंक्शंस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ये इसका आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइल, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर ग्लैंड, लीवर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। द बाइल इन द डाइजेशन फैट, किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। 7th question, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by the humans. So the carbohydrate form which can be digested by ruminants but not by the humans is cellulose. And why? Give the reason also. But ऐसा क्यों? Because ruminants have the cellulose digesting bacteria in them, so they can digest the cellulose. But the cellulose digesting enzymes, bacteria are absent in human beings, so they cannot digest cellulose, ठीक है। 8th क्वेश्चन है why do we get instant energy from glucose। तो glucose is the simplest form of carbohydrate or it can break directly in our body to give energy, so we can get instant energy from the glucose। 9th है which part of the digestive canal is involved in absorption of food। absorption को food कहाँ होता है? small intestine में। chewing of food माउथ बक्कल कैविटी में। killing of bacteria स्टोमक में। complete digestion of food स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फिशेस कहाँ बनती है आपकी? फिशेस रेक्टम के अंदर, वहां स्टोर होगी। और राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलरिटी क्या है दोनों के अंदर? द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे भी फूड का डाइजेशन एंजाइम्स की सहायता से होता है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डाइजेशन किसके अंदर होता है?
डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा होता है। ये सिमिलरिटी है और डिफरेंस ये है कि द वेल डेवलप्ड digestive system is present in human beings but the well developed digestive system is absent in amoeba. amoeba के अंदर कोई digestive system नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज द कॉलम है तो स्लाइवरी ग्लैंड का स्लाइवा सिक्रेशन है, स्टोमक का एसिड रिलीज, लिवर तो बाइल जूस सिक्रेशन, रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, ठीक है। ओके, लेसन इज कंप्लीटेड।